और इन एडिशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के नोट्स भी बहुत काम आएंगे, बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये 40-50 मार्क्स का हाइट डेफिनेटली मिलेगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54, 55, 54 तक ऑलरेडी हुए हैं। In which of the following areas can GPS technology be used? See, this is a application based question, means in question only they have asked can be used, can word आया है, and GPS technology किस किस में यूज किया जा सकता है। can GPS technology be used means possibility is there and application is there, so all the options are correct, options आप पढ़ लेना। Okay, I will move to the next question. Question number 56, consider the following statements, which of the above are correct? So first statement itself, the Reserve Bank of India manages and services Government of India securities but not any state government securities, but not any। तो देखो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हैंडल करता है लेकिन नॉट द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एनी वर्ड जानबूझ के डाल दिया, मतलब कि एनी वर्ड डालने का जरूरत नहीं था। अगर सच में स्टेट गवर्नमेंट का हैंडल करती ही नहीं तो बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसे लिख सकते थे। दे कुड हैव रिटन लाइक दैट कि आरबीआई हैंडल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देर इज अ वर्ड एनी, जानबूझ के डाला है एनी वर्ड आपको हिंट देने के लिए कि एक्सट्रीम वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। गेटिंग माई पॉइंट? सो वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, देयरफॉर ए एंड डी इज एलिमिनेटेड, बी एंड सी इज रिमेनिंग। तो थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट, उसको तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ लेना। सेकंड देखो, treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state governments। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि एक मतलब कि आधे स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात हुई है, आधे स्टेटमेंट में निगेटिव बात हुई है, उस लॉजिक से टू भी रॉन्ग है। लेकिन ये बहुत स्टैटिक चीज़ है, आपको मतलब कि इकोनॉमी की स्टेट गवर्नमेंट की क्या रूल्स है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, वो वाला पता होना चाहिए। मतलब वो वाला लॉजिक कब लगता है कि आधे स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात और आधे स्टेटमेंट में नेगेटिव बात? ओनली व्हेन देयर इज करंट का कुछ है या कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ है जो किसी ने पढ़ी हुई, नोबडी रीड, मतलब कि किसी ने भी पढ़ी नहीं होती है। ये चीज़ मैक्सिमम ऑफ यू कैंडिडेट्स पढ़ते हैं ये चीज़ कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई ट्रेजरी बिल नहीं रहता है, बिकॉज इट इज़ अ प्योर फैक्ट ऑफ इकोनॉमी। इसलिए 2 and 3 ओनली द आंसर। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक वहाँ पे नहीं अप्लाई करनी है जहाँ पे प्योर स्टैटिक स्टेटमेंट है, वो चीज़ आपको पता ही होना मांगता है, वहाँ पे ट्रिक नहीं अप्लाई होती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए इसका आंसर है 2 and 3 ओनली। लेकिन एनी वाला लॉजिक से 1 and D तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो डायरेक्ट सेकंड वाला देखते हैं। When the earth was created more than 400 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। See, there is directly 400 million एक फिगर आया, not range। 54% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी एग्जैक्ट परसेंटेज है। नो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 0% था काइंड ऑफ। मतलब एक्सट्रीम बहुत सारे फिगर्स भी आए, एक्सट्रीम वर्ड्स भी आए, इसलिए 2 इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग, देयरफॉर बी एंड डी इज एलिमिनेटेड। तो 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो 1 तो ए एंड सी में दोनों में है, इसलिए 1 इज करेक्ट। एंड वर्ड आया है एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, मतलब कि एवरी फ्यू ऐसा वर्ड डाला है। और 100,000 ईयर्स मतलब कि वहाँ पे ऐसे बोला कि आप 4,000 मिलियन ईयर्स, ऐसा फिगर नहीं डाला, एक ऐसा ही रेंज दे दी कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया। लेकिन 400 मिलियन भी बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर दे दिया, इसलिए 1 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट। और 3 क्यों करेक्ट है देखो, when living organism originated they modified the early atmosphere of earth। मतलब कि when and they, if and then, राइट मैंने बोला इफ देन, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आए इसकी वजह से मॉडिफाई हुआ। मतलब कि लेफ्ट, मतलब आधे स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट है और उसका इफेक्ट आधे स्टेटमेंट में, मतलब कि समझ रहे हैं आप। इफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड देन दे मॉडिफाइड, मतलब कि उस टाइप का। वैसे ही व्हेन एंड व्हेन अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन का मतलब कि व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए इसकी वजह से मॉडिफाई हो गया अर्ली एटमॉस्फेयर, इसलिए 3 इज आल्सो करेक्ट। बिकॉज इफ एंड देन टाइप, इफ एंड देन टाइप स्टेटमेंट है, मतलब कि आधे स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट है और उसकी वजह से ये चीज़ हो गई, तो वो वाले स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58,
8. The terms WannaCry, Petya and Eternal Blue are recently seen in the news which are related to. तो इसका आंसर है साइबर अटैक्स। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ WannaCry क्या है, पेट्या क्या है, इटर्नल ब्लू, व्हाट इज इटर्नल ब्लू। तो ये सारे सारे साइबर अटैक्स के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज अफेक्ट हुए थे, इंडिया में आया था या नहीं आया था, यू हैव टू सर्च ऑल द थिंग्स एंड दीज ऑल थिंग्स आर इन माई नोट्स। एंड इन एडिशन इस क्वेश्चन में और क्या करना है आपको सर्च, एक्सो प्लैनेट्स यू हैव टू सर्च, क्रिप्टो करेंसी यू हैव टू सर्च, मिनी सैटेलाइट्स यू हैव टू सर्च। सो दिस ऑल द 3 थिंग्स यू हैव टू सर्च, राइट। तो वो सारी चीज़ें, मतलब कि मिनी सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं फेमस फेमस, शायद क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी है, बिटकॉइन है और कौन सी, तो क्रिप्टो करेंसीज फेमस फेमस कौन सी है, एक्सो प्लैनेट जो न्यूज़ में आती रहती है, एक बार आपको सर्च करना है, देन यू विल बी रेडी फॉर अनदर 3-4 क्वेश्चंस। मतलब कि अगर यूपीएससी सेट करती है इसको पकड़ के कि हाँ ये बिटकॉइन कॉमा दिस इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज रिलेटेड टू, और क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन आया तो आपको आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. मतलब कि conservation agriculture का significance क्यों है। तो 1 and 3, फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट इज सेइंग कि अवॉइडिंग, तो कुछ अवॉइड करने को बोल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड 2, 4 एंड 5, 4 में क्या है, यूजिंग वर्ड आ गया, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल, यूज का वर्ड आ गया, इसलिए 4 इज डेफिनेटली करेक्ट। एंड 2 एंड 5 में भी एडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज एंड एडॉप्टिंग द स्पेटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस, ऑब्लिक क्रॉप रोटेशन, मतलब कि ऑब्लिक वाला लॉजिक आ गया यहाँ पे। मतलब कि फोर तो हमारे यूज वाले लॉजिक से करेक्ट है, 5 वाला क्यों है, ऑब्लिक वाला भी लॉजिक है, तो इसलिए 5 करेक्ट है। तो 5 एंड 4 तो करेक्ट है, लेकिन 1 एंड 3 क्यों रॉन्ग है, अवॉइड करने को बोल रहा है। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब कि अवॉइडिंग की बात है। और 2, 4 एंड 5 आर अडॉप्टिंग, यूजिंग, मतलब कि पॉजिटिव थिंग्स आर देयर इन 2, 4 एंड 5। एंड 1 एंड 3 निगेटिव करने को बोल रहा है कि अवॉइड करो ये चीज़। तो ये मतलब कि ये आपको क्लिक होना चाहिए कि 2 स्टेटमेंट में निगेटिव बोला है, 3 स्टेटमेंट में कुछ पॉजिटिव बात बोली है, यूज करो, अडॉप्ट करो न्यू चीज़ें, राइट। तो इसलिए वो 2, 4 एंड 5 इज द आंसर उस लॉजिक से। तो ऐसे मल्टी ऑप्शन स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं ना 4, 5, तो आपको देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे निगेटिव हो रहा है, तो उस हिसाब से लॉजिक होता है। तो इसका आंसर है 2, 4 एंड 5। आई होप यू आर गेटिंग द ओके। द टर्म 6th मास एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो इसमें भी देखो सेकंड वाले में मैंने 65 मिलियन वर्ड को अंडरलाइन किया है, बी वाले स्टेटमेंट में, तो सटीक एक फिगर आ गया, इसलिए बी इज रॉन्ग। सी में देखो गुड नेटिव क्रॉप प्लांट्स, गुड डिसअपियरेंस ऑफ गुड नेटिव, गुड और बैड के होते हैं, नेटिव क्रॉप प्लांट्स एंड द लॉस ऑफ फूड बायो, मतलब कि गुड नेटिव, गुड क्यों डाल दिया जानबूझ के, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन गुड वर्ड डाल दिया जानबूझ के। ए वाले स्टेटमेंट में भी देखो, आपको मिलेगा गुड वर्ड, वाइड स्प्रेड, लार्ज स्केल एंड गुड वर्ड, लेकिन डी वाले स्टेटमेंट में आपको ऑब्लिक वाला लॉजिक मिलेगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट में ऑब्लिक नहीं है। अप्लाई होता है या नहीं होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ए, बी एंड सी में ऑब्लिक नहीं है, लेकिन सी में ऑब्लिक है, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्लिक मिसयूज, और नीचे अगर फ्रेगमेंटेशन, ऑब्लिक लॉस ऑफ नेचुरल, मतलब कि मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्लिक मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमा फ्रेगमेंटेशन, ऑब्लिक लॉस। समझ में आ रहा है, मतलब कि 2 बार ऑब्लिक आया है, बाकी कहीं पे भी ऑब्लिक की वजह से क्यों करेक्ट होता है स्टेटमेंट पता है, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब कि बहुत बहुत चीजें कवर कर गई, हाँ ये नहीं हुआ, तो मतलब कि ऑब्लिक वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम करेक्ट होते हैं अगर कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है तो, ओनली एक्सेप्शनल, ओनली वर्ड, इमीडिएटली वर्ड, ऐसा अगर वर्ड नहीं है ना तो ऑब्लिक वाले स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होते हैं। और अगर कुछ बहुत ही सटीक सा फैक्ट है पॉलिटी का तो वहां पे लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में लॉजिक विल डेफिनेटली अप्लाई। आई होप you get the explanation of this question. Next question, question number 61. With reference to the Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS, consider the following statements which are correct. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ो डायरेक्ट। सेकंड वाले में क्या है, IRNSS कवर्स इंटायर इंडिया, एक्सट्रीम मोड इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि एक देर इज अ एग्जैक्ट फिगर, तो ऑलरेडी लॉजिक इज एग्जैक्ट फिगर वाला रॉन्ग होता है, तो 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग, इसलिए बी एंड सी इज इलिमिनेटेड।
इन 3 ऑल्सो देर इज फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल, मतलब कि 3 तो वैसे भी लिमिनेट हो गया 2 की वजह से, तो 3 के बारे में सोचो ही मत। ए के बारे में आपको फर्स्ट के बारे में सोचना है। IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। मतलब कि यहाँ पे भी फिगर आया, लेकिन फिगर कैसे लिखा है देखो, फिगर कैसे लिखा है कि हाँ ये मतलब कि यहाँ पे फिगर वाला लॉजिक नहीं होता है, लेकिन ये इंडिया के बारे में बात है, मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। और क्या बोला है, 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर बोलोगे कि हाँ यहाँ पे भी लॉजिक से ही हमें सॉल्व करना है, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय लॉजिक, राइट। आपको ये IRNSS के बारे में थोड़ा तो पढ़ा होना चाहिए। तो IRNSS ऑलरेडी पिछले वाले ईयर्स में कहीं ना कहीं आया था, तो इसलिए मेरे नोट्स में भी आपको IRNSS के बारे में डिटेल्ड मिलेगा कि कितने सैटेलाइट्स है, कि किस सैटेलाइट्स में कौन से, मतलब कि उसका टेक्निकल डिटेल्स भी मैंने मेरे नोट्स में दिया है। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, आई विल, इसलिए वन ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तो which of the above is are the predictions of Albert Einstein general theory of relativity often discussed in media। देखो ये एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। मैंने ऑलरेडी बोला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक थ्योरी, फीचर्स वगैरह है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेडिक्शंस। तो अगर कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है ना, तो ये बहुत टेक्निकल डिटेल वाला होता है, राइट राइट। इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी के डिटेल वाला क्वेश्चन है। तो नो बडी रीड दिस, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे वाले स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट कि कुछ एक्सट्रीम वर्ड ना हो। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए 1 2 एंड 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। with reference to general modified mustard GM mustard developed in India, consider the following statements। तो मतलब कि पहले हम थर्ड देखते हैं डायरेक्ट, रॉन्ग क्यों है। GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक सटीक फिगर आ गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाल दिया, एक फैक्ट आ गया। एक्चुअली ऐसा सटीक फैक्ट जब देते हैं ना यूपीएससी, तो रॉन्ग वाली फैक्ट देता है यूपीएससी जनरली, फैक्ट अगर एग्जैक्ट है तो। इट इज़ एक्चुअली डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसलिए जानबूझ के दिल्ली की जगह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाल के उसको रॉन्ग स्टेटमेंट बनाया, एंड इसलिए 3 इज रॉन्ग, 3 रॉन्ग है, इसलिए A C and D इज एलिमिनेटेड। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो 2 ओनली, बिकॉज देखो GM मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउज, अलाउ वर्ड आ गया, यूजेस, अलाउज, इम्प्रूव, मैंने बोला है, इसलिए 2 इज करेक्ट। एंड 1 क्यों रॉन्ग है, इट हैज द जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी टू पेस्ट रेजिस्टेंस टू ए वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, मतलब कि वाइड वैरायटी, राइट। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, और वैसे भी 1 एंड 2, 3 तो इलिमिनेट कर दिया, 1 का हमें पता भी नहीं है, तो भी 1 एंड 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो 1 के बारे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। थर्ड क्यों इलिमिनेट किया, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जगह दिल्ली था, लेकिन यूपीएससी जानबूझ के एक एक फैक्ट है ना, गलत फैक्ट दे के हमें गुमराह करते हैं, इसलिए 3 रॉन्ग एंड 2 ओनली इज द आंसर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड 2 क्यों करेक्ट है, क्योंकि अलाउ वर्ड आ गया, अलाउ, तो इसलिए 2 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 3 वर्ड्स आर गिवन एंड पूछा है कि डिजिटल, देखो सेकंड वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ऑब्लिक क्रिप्टो करेंसी, ऑब्लिक वाला लॉजिक, इसलिए 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो इसका आंसर तो वैसे भी 2 ओनली है, तो 2 डेफिनेटली करेक्ट है। बाकी 2 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब कि क्रिस्पर कैस9 आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू जीन एडिटिंग, मतलब कि जीन एडिटिंग 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए रिपीट हुआ। तो क्रिस्पर कैस9 अगर 17 की वजह से आपने अगर ये किया था, सर्च किया होता, तो 3 आप इजीली एलिमिनेट कर पाते थे कि क्रिस्पर कैस9 इज रिलेटेड टू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, तो 3 एलिमिनेट कर दिया, तो A C D एलिमिनेटेड एंड 2 ओनली इज द आंसर। और 2 आपको, और ऊपर से ऑब्लिक वाला लॉजिक लगा के, और आपको सुकून लगेगा कि हाँ यार ऑब्लिक वाला है, तो और भी ज़्यादा गारंटी है 2 की करेक्ट होने की, राइट। एंड बेलेट टू एक्सपीरियंस इज रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, आई डोंट नो अबाउट व्हाट, इतना डिटेल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी रॉन्ग है। तो मेरे नोट्स में बेलर टू एक्सपेरिमेंट क्या है, क्रिस्पर कैस9 क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको डेफिनेटली मिलेगी, तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। सी
देखो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बी वाले स्टेटमेंट में क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन है। इंक्रीज एसिडिटी, ये एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन का डेफिनेशन है। डी में अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ऑल वर्ड आ गया इसलिए डी रॉन्ग है। और ए में देखो कार्बन फर्टिलाइज, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजर डालना। तो इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ होगी क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए ए इज द आंसर। बी सी डी एलिमिनेट करते हैं ना तो ये ए का आंसर आपको जाएगा, मतलब कि ए आपने कभी पता नहीं होता कि हाँ यार कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इन प्लांट की ग्रोथ होती भी है, ये अगर पढ़ाए तो होता है पता। लेकिन बी क्या है, बी का डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग। ये तो हमें पता है कि इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसलिए बी इलिमिनेट किया। सी क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिटी मतलब कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, इसलिए सी इलिमिनेट हो गया। और डी में क्या है, अडॉप्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स, मतलब कि ऑल वर्ड आ गया, इसलिए डी इलिमिनेट किया, इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तो ये बहुत बड़ा ये है, ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक थिंग दूसरे थिंग के ऊपर डिपेंड है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कि लाइट ऑन किया तो, मतलब कि डोर ओपन किया तो लाइट ऑन होगा, बाथरूम में गए तो ऑटोमेटिक पानी आएगा, बाथरूम से बाहर आए तो ऑटोमेटिक लाइट बंद होगा, उस टाइप का तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। लेकिन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये चीज़ें क्या है ना, वो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सर्च करके। ऑल दोज थिंग्स आर इन माई नोट्स, तो आपको पता नहीं 2022 के क्वेश्चन पेपर में यू विल गेट द क्वेश्चन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में एक बड़ा पैसेज देंगे और यही ऑप्शंस देंगे, नहीं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में देंगे बड़ा पैसेज यही। तो इसीलिए इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डायरेक्टली, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स, थर्ड लार्जेस्ट। तो ये थोड़ा सा लॉजिक में नहीं बैठ रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट है, बोल रहा है थर्ड लार्जेस्ट। एंड सेकंड क्या है, मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं हो रहा है। आई एग्री विथ यू गाइज कि हाँ यहाँ पे यूज्ड वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स, यहाँ पे यूज्ड वाला भी लॉजिक नहीं हो रहा है। द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो जैसे यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑप्शन डाला था ना, इसी तरह यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाल के वो रॉन्ग बना दिया स्टेटमेंट, इसलिए नाइदर वन नॉट टू। बट इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ, तो मतलब कि एक्सेप्शनली इस क्वेश्चन में मैं यही बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में भी लॉजिक नहीं होता है। थर्ड लार्जेस्ट की वजह से मैंने बोला है इंडिया के बारे में अगर स्टेटमेंट है तो करेक्ट होता है, लेकिन वो कब करेक्ट होता है, जब मतलब कि ये यहाँ पे लॉजिक नहीं हो रहा है अप्लाई। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में मतलब मैंने बोला है आपने अगर 20 क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व किए तो 2 3 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देयर इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यहाँ पे लॉजिक उल्टा हो रहा है, मतलब कि ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन में उल्टा होगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली लॉजिक नहीं हो रहा है, इसलिए आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 68, द सैम्पल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वेयर। देखो कॉटन था, सिल्क था, साल्ट पिट्रे था और ओपीएम था। बाकी देखो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ऑयल तो आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑयल तो एक्सपोर्ट नहीं करते होंगे, राइट, ऑयल सीड्स, ए इज रॉन्ग। शुगर, सॉल्ट, जिंक और लीड, तो मतलब कि ये भी फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है गाइस, इसलिए आई आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है कॉटन, सिल्क। सिल्क से एटलीस्ट सिल्क आपको थोड़ा पता है ना कि बंगाल रीजन इज फेमस फॉर सिल्क, तो उस लॉजिक से डी आंसर आप कर सकते हो, दैट मच कैन बी द हेल्प कि हाँ आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना कि बंगाल रीजन इज फेमस फॉर सिल्क, तो सिल्क की वजह से आपका डी आंसर हो सकता है। तो आई होप उतना लॉजिक, उतना फैक्चुअल तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। देखो एक्टिव एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, पहले लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमन, मतलब कि एक ही सत्याग्रह है और उन्होंने क्या बोला, लॉयर भी आए, स्टूडेंट भी आए और वुमन भी आए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो इतने सारे लोग एक ही मूवमेंट में तो शुरू, और ये चंपारण सत्याग्रह बहुत शुरू में था, तो इसलिए ए इज रॉन्ग।
बी क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ, और एक्टिव वर्ड जानबूझ के डाल दिया एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या, पार्टिसिपेशन किया। एक्टिव मतलब बहुत ही एक्टिव थे क्या वो लोग, का अपना अपना प्रोफेशन देख के करते थे। चंपारण सत्याग्रह बहुत अर्ली था 1917, तो उस टाइम एक्टिव इतने लोग नहीं थे, मतलब कि महात्मा गांधी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट। इसलिए एक्टिव। सेकंड वाले में देखो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, दलित भी और ट्राइबल भी आ गए, तो ये भी रॉन्ग है। मतलब कि, और डी में देखो, ड्रास्टिक डिक्रीज, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक लॉजिक बोला है कि तीन स्टेटमेंट में, ए बी एंड डी, तीनों स्टेटमेंट में दो या तीन लोगों, तीन चीजों की बात की है। ए में क्या बोला है, लॉयर, स्टूडेंट्स एंड वुमन। बी में क्या बोला है, दलित्स एंड ट्राइबल्स। डी में क्या बोला है, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। मतलब कि दो दो चीजों को हेल्प हो गई, या दो दो चीजें मतलब कि ये हो गया। लेकिन सी में देखो, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, एक ही, मतलब कि पीजेंट ओनली, पीजेंट के बारे में ओनली बात हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, जब तीन स्टेटमेंट में दो चीजों की बात है, लेकिन सी स्टेटमेंट में वन ओनली, वन पीजेंट्स ओनली, तो वो वाला आंसर करेक्ट होता है। और उल्टा, अगर तीन स्टेटमेंट में ओनली एक एक बात बोलिए, मतलब उल्टा देना होता है यूपीसी को। तीन, ए में ओनली लॉयर बोलते, बी में ओनली स्टूडेंट बोलते, डी में ओनली वुमन बोलते। और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि सी स्टेटमेंट में दो चीजें, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप के बारे में बोल, तो उस टाइम उस स्टेटमेंट के साथ जाना है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब कि विसंगत जो होता है ना, तीन स्टेटमेंट अलग है, एक स्टेटमेंट में एक ही बात की है, बाकी में दो दो की है, उस लॉजिक से। और चंपा सत्याग्रह कौन नहीं पढ़ता है भाई। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 70, तो हु ही स्टैब्लिश द हिंद मजदूर सभा 1948। ये लीव इट और डोंट, आइदर नो इट और डोंट नो इट टाइप क्वेश्चन है, ये छोड़ छोड़ के ही आपको छोड़ ही देना है वैसे, लेकिन पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जितने लोगों का नाम है ना, बी कृष्णा पिल्लाई, एम एस, जितने नाम है वो आपको सर्च करना है। एक ना एक 2022-23 में देखो, इनमें से एक या दो लोगों के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ये सारे लोगों के बारे में मेरे नोट्स में डिटेल्ड में जानकारी आपको मिलेगी कि ये कहाँ से थे, इन्होंने कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा पार्टी स्थापन किया, उन्होंने क्या क्या काम किया, डिटेल्ड। के कामराज कौन थे, वीर वीरसालिंगम पंतलू कौन थे, एवरीबडी आई राइट इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ माई नोट्स, राइट। आपको इतना सारा सर्च करना ही नहीं पड़ेगा, रेडीमेड मिलेगा। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू हुम। तो यहाँ पे बिलोंग टू वर्ड आ गया, लेकिन ऑप्शन में से एक तो करेक्ट ही होगा, तो इसका आंसर है जैनिज्म। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि ऑप्शन में बुद्धिज्म वर्ड है तो ठीक आता है, लेकिन देखो, जैनिज्म भी, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आता है ना ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैनिज्म यहाँ पे नहीं होता ना ऑप्शन, और कुछ और होता, शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म डाल देते, और ऊपर क्वेश्चन कुछ और होता, लेकिन बुद्धिज्म ऑप्शन होता, तो करेक्ट है बुद्धिज्म। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो उन दोनों में से आंसर है, उतना तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि अगर ऑप्शंस में बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों है, तो दोनों में से एक आंसर है, उतना तक आप इलिमिनेट कर सकते हो। बाकी आगे आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में आपको इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। स्थानकवासी सेक्ट क्या था, बुद्धिज्म के बारे में तो मैंने डिटेल्ड में, मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आने दो, यू विल गेट इन माय आर्ट एंड कल्चर नोट्स, इन माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स आल्सो, बोथ नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। इसलिए मैंने यहाँ पे माय नोट्स भी लिखा है, इन गेटिंग माय पॉइंट। तो 72 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ आर रॉन्ग। बोथ आर रॉन्ग क्यों? व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन द मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। देखो, व्हाइट मार्बल यूज किया, बुलंद दरवाजा और खानका दोनों जगह पे, मतलब कि फैक्ट्स बहुत डाल दिए इसने कि व्हाइट मार्बल कहाँ कहाँ यूज किया था, किसे पता, राइट। वैसे भी सेकंड सेकंड में भी सेम, रेड सैंडस्टोन वाज यूज इन बारा इमाम एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। मतलब क्या क्या चेक करना है आपको स्टेटमेंट में भी, रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था, बाराई ममरा में हुआ था, रूमी दरवाजा में हुआ था, वो दोनों लखनऊ में है या नहीं, ये सारी चीजें आपको, मतलब कि कितने सारे फैक्ट, अगर बहुत ज्यादा फैक्ट की पंपिंग हुए ना ऑप्शंस में, तो वाले ऑप्शंस रॉन्ग होते। इसलिए इसका डी, नाइदर वन नॉर टू इज द आंसर। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अब बुलंद दरवाजा कैसे बना है, खानका कैसे बना है, बाराई ममरा कैसे बना है, रूमी दरवाजा कैसे बना है, व्हाइट मार्बल कहाँ कहाँ यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे नोट्स में आर्ट एंड कल्चर के और इसमें भी मिलेंगी। तो आई होप आई could give as much techniques as I can in this video,
एंड इन विद इन आज ही हम और 1 या 2 वीडियो ला के पूरा 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर वी विल डेफिनेटली फिनिश, बिकॉज बहुत टाइम गया है। मुझे टारगेट है 2 दिन में, अगले 2 या 3 दिन में सारे एनालिसिस के कंप्लीट करने, क्योंकि आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि ये 2 महीने जब बचते हैं ना तो मुझे पता है क्या प्रेशर होता है, कैसे आप फील करते हैं। तो आई होप आई डू द जस्टिस। थैंक यू सो मच। आफ्टर डिनर आई विल ब्रिंग अनदर 2 वीडियोज। थैंक यू, गुड नाइट।